हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल। इस सेशन में हम लोग बात करेंगे अबाउट द न्यू सीईसी, जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं ज्ञानेश कुमार, जिनको लेकर मैंने आपको कल भी बताया था और कल हमने कुछ शॉर्ट्स भी बनाए थे इस चीज़ को लेकर। अगर आपने वो देखे होंगे तो ये आर्टिकल आप लोगों के लिए केक वॉक रहेगा। बहुत आसान आर्टिकल है, ऑलमोस्ट 90% बातें वही हैं जो मैं आपको शॉर्ट्स में समझा चुका हूँ। तो जल्दी से इस आर्टिकल को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। और आर्टिकल पर चलने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे सेशन हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें, सो दैट कि थोड़ा सा फाइनेंशियल हेल्प हमारी भी होगी और इसका जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है वो आप लोगों को ही मिलेगा कि ये सेशंस इसी तरीके से यूट्यूब पर लंबे समय तक चल पाएंगे। तो चलिए अब इस आर्टिकल पर चलते हैं और इस आर्टिकल में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा दैट इज़ राहुल गांधी, इनकी मुलाकात मंडे की शाम को होती है। और टू सेलेक्ट फॉर्मर आईएएस ऑफिसर, यानी कि जो पूर्व आईएएस ऑफिसर रहे हैं ज्ञानेश कुमार, इनको सेलेक्ट किया गया है एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, और इन्होंने राजीव कुमार को सक्सीड किया है और राजीव कुमार जो है वो कल रिटायर हो गए हैं। 30 मिनट की मीटिंग में जो है वो राहुल गांधी ने अपना एक डिसेंट नोट दिया है और उसमें उन्होंने ये कहा है सरकार को कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में जो पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई हैं, ये जो अपॉइंटमेंट का नया तरीका है या जो नया लॉ बनाया 2023 में, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस लगाई गई हैं, तो जब तक उसका फैसला नहीं आ जाता है तब तक इस अपॉइंटमेंट को जो है वो डिफ़र किया जाए, ऐसा राहुल गांधी का कहना था। बट ऐसा नहीं हुआ और इनको अपॉइंट कर दिया गया है। एंड दिस वॉज द फर्स्ट टाइम दैट अ सिलेक्शन पैनल अपॉइंटेड द हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट कंडक्ट्स इलेक्शन इन इंडिया। ठीक है, ऐसा पहली बार हुआ कि जो सिलेक्शन पैनल है उसने हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, तो उनके हेड को अपॉइंट किया है। लास्ट ईयर 2024 में लोकसभा के चुनाव से पहले, हालांकि इस एक्ट को एक बार पहले भी यूज़ किया जा चुका है, उस समय इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट किया गया था। उस समय ये ज्ञानेश कुमार और इनके साथ एक और थे, दैट इज़ सुखविंदर सिंह संधू, सॉरी सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार, इनको इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया था। ठीक है, तो अब ये जो है वो अपॉइंट हो गए हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब जब ये एक्ट नहीं था तो उससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स को कैसे अपॉइंट किया जाता था? तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक 3 मेंबर की बॉडी है जिसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज फर्स्ट अमंग द इक्वल्स एट द ईसीआई इन सम वेज लाइक द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अमंग द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनके पास कुछ ज़्यादा पावर्स होती हैं। ही इज़ द फर्स्ट अमंग इक्वल्स, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट में भी जितने भी सारे जजेस हैं दे ऑल आर इक्वल्स। ठीक है, उसमें सीजीआई का पद, आप ये नहीं कह सकते कि सीजीआई के पास कुछ एक्स्ट्रा पावर्स है, पावर्स वही हैं जो बाकी जजेस के पास है। ठीक है, तो इसीलिए उनको कहा जाता है फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। अब कोई पार्लियामेंट का कोई कानून नहीं था सीईसी या ईसी के अपॉइंटमेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट जो हैं वो अपॉइंटमेंट करते थे ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, और जनरली ये होता था कि जो इनकम्बेंट सीईसीज हैं हैव ट्रेडिशनली बीन सक्सीडेड बाय द नेक्स्ट सीनियर मोस्ट ईसी। ठीक है, जनरली ये होता था कि जो सीईसी रिटायर हो रहे हैं उनको सक्सीड करते थे जो बाकी 2 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं उनमें से जो सीनियर हैं वो। ठीक है, सीनियरिटी जो है वो यूजुअली डिटरमाइन की जाती थी बेस्ड ऑन विच ईसी वाज अपॉइंटेड अर्लियर टू द कमीशन। ठीक है, सीनियरिटी के हिसाब से जो है वो बेस्ड ऑन विच ईसी वाज अपॉइंटेड अर्लियर टू द कमीशन, मतलब जिस आधार पर सीनियरिटी कैसे डिटरमाइन होती थी कि कौन सीनियर है, कि जिस आधार पर इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, मतलब वो व्यक्ति जब इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, अपॉइंट हुए हैं, उस हिसाब से। ठीक है, अब ये जो दोनों व्यक्ति थे दैट इज़ ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू, दोनों इलेक्शन कमिश्नर जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार के साथ एज ए इलेक्शन कमिश्नर काम कर रहे थे। ये कमीशन में अपॉइंट किए गए सेम डेट पर 14 मार्च 2024 के दिन, और ये दोनों ही जो हैं वो आईएएस ऑफिसर्स हैं 1988 बैच के। सो हु विड बी कंसिडर्ड सीनियर अमंग देम? मैंने कल आपसे ये शॉर्ट्स में सवाल पूछा भी था बट आप लोग जवाब तो देते नहीं हैं, है ना। मैंने पूछा था कि अगर आपको कुछ पता है तो आप बताएं कि अगर 2 लोगों का अपॉइंटमेंट सेम डे पर हुआ है तो उनमें से हु विल बी सीनियर, तो उसी का जवाब आपको यहाँ पर मिलेगा। सोर्सेज का ये कहना है, गवर्नमेंट और कमीशन में जो सोर्सेज है उनका ये कहना है कि ज्ञानेश कुमार जो हैं वो सीनियर हैं क्योंकि उनका नाम जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस इस मामले में जो एक नोटिफिकेशन जारी करता है कि दिस एंड दिस पर्सन इज़ अपॉइंटेड, उसमें ज्ञानेश कुमार का नाम पहले लिखा हुआ था। ठीक है, वो अपॉइंटमेंट जो है वो मैंने नोटिफिकेशन देखा भी है। लास्ट ईयर आप जाएंगे
PIB की वेबसाइट पर जाके आप उसको देख सकते हैं। PIB की वेबसाइट में आप जाइएगा, लॉ, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस सर्च करके मार्च 2024 के रिलीजेस देखिएगा, ठीक है। उसमें आपको ये मिल जाएगा, एक लाइन की नोटिफिकेशन है, उसमें लिखा हुआ है ज्ञानेश कुमार का नाम पहले, ठीक है। तो इसलिए जो पुराना सिस्टम था उसमें क्या होता था कि प्रेसिडेंट जो है वो ज्ञानेश कुमार को, अगर मतलब पुराना सिस्टम होता तो प्रेसिडेंट जो है वो ज्ञानेश कुमार को एज अ चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट कर देते। क्यों? क्योंकि वो सीनियर थे। लेकिन इस बार जो है वो अब एक्ट के तहत जो है अपॉइंटमेंट होना था, तो चीज़ें थोड़ा सा अलग हो गई। सो हाउ वॉज द न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंटेड दिस टाइम? अब ये इस बार नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट इस बार कैसे हुआ? तो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो है वो अपॉइंट किया गया है अंडर अ न्यू लॉ, दैट इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट और कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड टर्म्स ऑफ एक्ट 2023, ये एक्ट का नाम है, ठीक है। और इनको जो अपॉइंट किया गया है, ये प्रोसीजर बताता है फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ बोथ द CEC एंड ECC, इस एक्ट में दिया गया है। जो प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया गया है उसमें एक सर्च कमेटी होगी जिसको हेड करेंगे लॉ मिनिस्टर जो अभी हैं अर्जुन राम मेघवाल, और 2 सीनियर ऑफिशियल्स, दोज आर सर्विंग एज द सेक्रेटरीज, ठीक है, सेक्रेटरीज टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो 5 लोगों के नाम जो हैं वो शॉर्टलिस्ट करेंगे। ये शॉर्टलिस्टेड नाम जो है वो सिलेक्शन कमेटी के पास जाएंगे। सिलेक्शन कमेटी में जो है वो प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑपोजिशन होंगे, कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द PM होंगे। और सेक्शन 8 ऑफ द एक्ट जो है वो इस कमेटी को पावर ये देता है कि इन 5 शॉर्टलिस्टेड नाम के अलावा अगर वो चाहें तो किसी और नाम को भी कंसिडर कर सकते हैं। जो करंट सिलेक्शन कमेटी है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा राहुल गांधी के अलावा इस बार जो है वो होम मिनिस्टर अमित शाह को शामिल किया गया था। ये कमेटी जो है वो मंडे की शाम को मिलती है प्रधानमंत्री कार्यालय साउथ ब्लॉक में, ठीक है, राजीव कुमार के सक्सेसर को चुनने के लिए। हालांकि ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू वर अपॉइंटेड टू द कमीशन इन मार्च 2024 अंडर द सेम प्रोसेस। मैंने आपको बताया कि 2024 के मार्च में जब ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को अपॉइंट किया गया था एज आ इलेक्शन कमिश्नर्स, तो वो भी इसी सेम प्रोसेस के थ्रू ही हुआ था, क्योंकि ये एक्ट जो है वो 2023 का एक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर सोर्सेज का ये कहना है कि द शॉर्टलिस्ट ऑफ 5 नेम्स ईच फॉर द पोस्ट ऑफ CEC एंड EC वर प्लेस्ड बिफोर द कमिटी, कि 5 लोगों का नाम CEC के लिए और 5 लोगों का नाम EC के लिए जो है वो शॉर्टलिस्ट करके इस कमेटी के सामने रखा गया, ये सिलेक्शन कमेटी के सामने। और राहुल गांधी ने अपना डिसेंट नोट जो है वो दिया, उसको भी रिकॉर्ड किया गया है। अब कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो मंडे नाइट यानी कि परसों रात जारी किया गया, और जिसमें ये कहा गया कि दैट इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स conferred on him under the 2023 एक्ट द प्रेसिडेंट हैड अपॉइंटेड, प्रेसिडेंट ने जो है वो ज्ञानेश कुमार को अपॉइंट किया है एज द CEC विद इफेक्ट फ्रॉम फरवरी 19, यानी कि आज से। और अब जो, क्योंकि ये CEC बन गए तो इनका एक पद खाली हुआ, तो उस पद पर, इलेक्शन कमिश्नर का जो पद खाली हुआ उस पद पर विवेक जोशी को जो है वो अपॉइंट किया गया है। ये भी 1989 बैच के IAS ऑफिसर हैं और इनको इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। हालांकि ये अभी जो है करंटली हरियाणा गवर्नमेंट में चीफ सेक्रेटरी हैं, ठीक है, और हरियाणा कैडर के ही IAS ऑफिसर है 1989 बैच के, ठीक है। अब हालांकि ये जो नई प्रक्रिया है इस डिड नॉट रूल आउट ज्ञानेश कुमार फ्रॉम बिकमिंग CEC, दिस नेम, हिज नेम वॉज अमंग द 5 शॉर्टलिस्टेड। तो इनका नाम, जो 5 नाम शॉर्टलिस्ट किए गए थे CEC के लिए, उनमें इनका भी नाम था। हालांकि ये जो नई प्रोसेस है इससे एक ये बात होती है कि अगर मान लीजिए सरकार चाहती, मतलब जो कमेटी अगर वो चाहती कि ये 2 एग्जिस्टिंग ECs को छोड़ के, मतलब ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू को छोड़ के अगर किसी और को बनाना है तो वो भी बनाया जा सकता था। अब डज द न्यू एक्ट स्पेसिफाई एलिजिबिलिटी कंडीशन? तो नए एक्ट में कोई एलिजिबिलिटी कंडीशन है क्या? तो जो गवर्नमेंट है वो यूजुअली क्या करती है कि रिटायर्ड सीनियर ब्यूरोक्रेट्स को अपॉइंट किया जाता है टू द कमीशन। अब इस एक्ट में कुछ क्वालिफिकेशन दी हुई है। देखो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स शेल बी अपॉइंटेड फ्रॉम अमंगस्ट पर्सन, ऐसे लोगों में को ही जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर्स बनाया जा सकता है जिन्होंने कोई पद या तो होल्ड कर रहे हो या कभी पास्ट में होल्ड किया हो, अ पोस्ट इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार में जो सचिव का पद होता है या उसके इक्विवेलेंट कोई पद उन्होंने हेल्ड किया हो। ही शैल बी अ पर्सन्स ऑफ इंटीग्रिटी हु हैव नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन मैनेजिंग एंड कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस, ठीक है, इलेक्शंस कंडक्ट कराने में, इलेक्शंस के मैनेजमेंट में उनका कोई
एक्सपीरियंस या नॉलेज हो, उनको अपॉइंट किया जा सकता है। ऐसा इस एक्ट के सेक्शन 5 में दिया गया है। दी एक्ट ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। इसके बाद लिखा है द एक्ट ऑल्सो स्पेसिफाइज द टर्म्स ऑफ सर्विस ऑफ द सीईसी एंड ईसीज। टर्म्स ऑफ सर्विस यानी कि इनकी जो सर्विस होगी, जो सेवा होगी, उसके क्या नियम होंगे, क्या कंडीशंस या क्या टर्म्स होंगे, वो भी उसमें मेंशन किया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अदर इलेक्शन कमिश्नर जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे फॉर रीअपॉइंटमेंट। उनका रीअपॉइंटमेंट या दोबारा वो अपॉइंट नहीं हो सकते। ठीक। और वेयर एन इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर हिज टर्म ऑफ ऑफिस shall not be more than 6 years in aggregate as the election commissioner and the chief election commissioner। अगर कोई व्यक्ति इलेक्शन कमिश्नर से चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनता है तो उसका जो टोटल कार्यकाल होगा एज अ इलेक्शन कमिश्नर प्लस चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो 6 साल से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। जैसे अभी ज्ञानेश कुमार को जो है वो प्रमोट किया गया, एक तरीके से आप कह सकते हैं फ्रॉम ईसी टू सीईसी, तो इनका जो टोटल ड्यूरेशन है वो 6 साल से ज़्यादा का नहीं हो सकता। हालांकि ये 26 जनवरी 2029 में रिटायर होंगे अब। ठीक है। अब वाई वॉज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अपॉइंटमेंट्स टू द ईसीआई चेंज्ड। अब ये इलेक्शन कमीशन में जो अपॉइंटमेंट होते हैं इसकी प्रक्रिया में बदलाव क्यों किया गया। अब 2023 का एक्ट जो है वो लाया गया इसलिए क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया था। कई सारी पिटीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी 2015 से लेकर 2022 के बीच में, जो चैलेंज करती थी सेंटर की एक्सक्लूसिव पावर्स इन पिकिंग द इलेक्शन कमिश्नर्स। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जब तक ये एक्ट नहीं था तो उससे पहले होता क्या था, उससे पहले क्या होता था कि प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते थे ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। मतलब उसमें पूरा का पूरा जो सोल अथॉरिटी थी फॉर द अपॉइंटमेंट वो एग्जीक्यूटिव के पास थी। तो इसी चीज़ को, जो सेंटर की एक्सक्लूसिव पावर थी या एग्जीक्यूटिव की एक्सक्लूसिव पावर थी, उसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने। ठीक है। अब कोर्ट ने ये कहा कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे, जो निर्माता थे, उनकी कभी भी ये मंशा नहीं थी कि एग्जीक्यूटिव को एक्सक्लूसिव अपॉइंटमेंट पावर्स जो हैं वो मिल जाएं। ठीक है। तो कंसर्न्ड अबाउट द डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑफ लिविंग अपॉइंटमेंट सोलली टू द एग्जीक्यूटिव, कि अगर अपॉइंटमेंट्स की पावर, पूरी की पूरी पावर जो है वो एग्जीक्यूटिव को दे दी जाए तो इसके डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, काफ़ी नुकसान वाले परिणाम हो सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक नई प्रक्रिया या नया प्रोसेस जो है वो इस्टेब्लिश किया। 2 मार्च 2023 को अपने जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि एक सिलेक्शन कमेटी होगी जो सीईसीज और ईसीज को सेलेक्ट करेगी, अपॉइंट करेगी। उसमें प्राइम मिनिस्टर होंगे, लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा होंगे और भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं दैट इज चीफ जस्टिस वो होंगे। ठीक है। और ये प्रक्रिया तब तक चलेगी जब तक पार्लियामेंट कोई लॉ नहीं बना देती है। लेकिन इसके बाद इलेक्शन कमीशन में कोई वैकेंसी आए उससे पहले ही सरकार पार्लियामेंट में एक बिल लेके आती है और 2023 के दिसंबर में वो बिल पास हो जाता है। और ये बिल के पास होने के बाद इस एक्ट में बदलाव ये किया गया कि जो सिलेक्शन कमेटी का कंपोजिशन था वो बदला गया। उसमें जो मतलब सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंड किया था वो, उसमें सीजीआई को रिप्लेस कर दिया गया विद अ यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, कि सीजीआई को हटा दिया गया और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, उनको शामिल कर लिया गया। तो इससे फिर से वही हुआ कि सरकार का इसमें जो पलड़ा है वो भारी हो गया। अब डू द न्यू अपॉइंटमेंट्स सेटल द मैटर नाउ। अब क्या ये जो नए अपॉइंटमेंट्स हुए हैं क्या ये इस मामले को सेटल करते हैं? तो ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को लेकर जैसा कि लोकसभा ये एलओपी यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पिटीशन सुन रहा है चैलेंजिंग द न्यू अपॉइंटमेंट प्रोसेस, कि जो ये नई अपॉइंटमेंट या नियुक्ति की जो प्रक्रिया है इसको लेकर कई सारी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई हैं, तो इसकी वो सुनवाई कर रहा है। एक नॉन प्रॉफिट ग्रुप है दैट इज़ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स दैट इज़ एडीआर, उसने ये जो इस पूरे के पूरे सिलेक्शन कमेटी में से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया गया है उस चीज़ को इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। अ की कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन रेज्ड बाय दीज पिटीशंस इज वेदर Parliament has the legal authority to override or modify a judgment of a constitution bench through legislation or by promulgating an ordinance। तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो एक संवैधानिक सवाल है इन पिटीशंस में जो उठाया गया है वो ये है कि क्या पार्लियामेंट के पास ये लीगल अथॉरिटी है कि क्या वो किसी संविधान पीठ का
कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का, कोई नॉर्मल बेंच नहीं, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का क्या वो फैसला पलट सकते हैं या उसमें बदलाव कर सकते हैं कोई कानून लाके, या मतलब कोई लेजिस्लेशन, कोई बिल पास करा के या अध्यादेश के थ्रू? तो ये मुख्य सवाल है। ऑल्दो द पेटिशनर सॉट एन अर्ली हियरिंग, पेटिशनर चाहते थे कि इस मामले की सुनवाई जो है वो राजीव कुमार के रिटायरमेंट से पहले हो जाए, लेकिन इस मामले की सुनवाई जो है वो आज होनी है। तो अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला सुनाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के जज जो है जस्टिस सूर्यकांत, उन्होंने ये एश्योर किया है पेटिशनर्स को कि जो भी कोर्ट के डिसीजन का कॉन्सिक्वेंस होगा, परिणाम होगा, है ना, ऑन द वैलिडिटी ऑफ द न्यू एक्ट, वो जो इस दौरान अपॉइंटमेंट्स हुए हैं उनके ऊपर भी लागू रहेगा। मैंने आपको ये सारी बातें ऑलमोस्ट, इसमें से मैं कह सकता हूँ कि 90% बातें मैंने आपको कल अपने शॉर्ट्स वीडियो में बताई थी, जो इससे रिलेटेड 2 शॉर्ट्स बनाए थे। तो 90% बातें वहाँ पर थी, बट थोड़ा बहुत चीज़ें जो यहाँ पर और मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दी। और ये जो एक्ट वगैरह है ना, ये जो 2023 का एक्ट यहाँ पर मेंशन किया गया है, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट कंडीशन ऑफ सर्विसेज एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023, ये एक्ट हमने पूरा डिटेल में कवर किया है। ठीक है, ये हमारा जो पॉलिटी वाला चैनल है वहाँ पर जाके आप देखेंगे, पूरा एक्ट आपको डिटेल में मिल जाएगा। ये 2024 में जब एक इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे अरुण गोयल, जब उन्होंने सडनली रिज़ाइन कर दिया था, तब हमने ये वीडियो बनाया है। इसको आप जाके वहाँ पर डिटेल में पढ़ें, इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आ सकता है इस बार। मैं लास्ट ईयर भी एक्सपेक्ट कर रहा था पर आया नहीं, बट इस बार ज़रूर आ सकता है। ठीक है, तो उसको जाके आप लोग एक बार ज़रूर पढ़ें। चलिए, तो इस सेशन में भी हम लोग इसको इतना ही रखेंगे, और आप हमारी टेस्ट सीरीज़ में अगर इंटरेस्टेड हैं तो एनरोल कर सकते हैं। सारे के सारे हमारे ऐप और वेबसाइट में अवेलेबल हैं। ये हमारा जो सीसेट का कोर्स है, इसमें भी आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। प्ले स्टोर से आप हमारे ऐप को डाउनलोड करें। अगर आपने किसी वीडियो कोर्स में एनरोल किया है तो आप ऐप के थ्रू वीडियोस डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और अगर आपको हमारे एफर्ट्स हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करने की कोशिश ज़रूर करें। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपने जो भी इश्यूज़ हैं, जो भी डाउट्स या क्वेरीज़ हैं, कुछ फीडबैक सजेशन देना चाहें तो कमेंट कर सकते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिल सकें। और साथ ही साथ अपने हाईलाइटेड आर्टिकल्स जो हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, करंट अफेयर्स ओकुल। तो इसको आप सर्च करें टेलीग्राम में, वहाँ पर ये मिल जाएगा, या फिर इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, या इस QR कोड को स्कैन करके भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, इस सेशन में इतना ही। अगले वीडियो के साथ होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत रखें ध्यान। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।